तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि। और पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक व्यवसाय नाम के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कि यूनिट नंबर 41वीं, 44, 54वीं और 55वीं इन 3 यूनिट से हम इस प्राथमिक व्यवसाय नाम के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें 41वीं यूनिट से हमने प्राथमिक व्यवसाय को कंप्लीट किया था और 54वीं और 55वीं यूनिट से हम भारतीय कृषि को कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार अपने देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, हमारे सिलेबस के अंतर्गत दे रखी है 41वीं यूनिट, जिसके अंतर्गत प्राथमिक व्यवसाय, परिचय, खनन, आखेट, पशुचारण, आदिम संग्रहण, ये सब कुछ दे रखा था। और 54वीं और 55वीं यूनिट से कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें दे रखी है। तो हम ये जो 54वीं और 55वीं यूनिट है इसको अपने कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो कुल मिला के हम भारतीय कृषि पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हमने इस भारतीय कृषि के अंतर्गत अपने को क्या क्या पढ़ना है, तो भू उपयोग वर्गीकरण पढ़ना है, फसल ऋतुएं पढ़नी है, प्रमुख फसलें पढ़नी है और कुछ भारतीय कृषि के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, तो बाद में हम ये सारी PDF वगैरह तो पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हमें इस पूरे पार्ट में क्या क्या पढ़ना है वो सबसे पहले देख लेते हैं। इस पूरे वीडियो के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें भारतीय जो भूमि है उसका भू उपयोग वर्गीकरण पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है भू उपयोग वर्गीकरण। भू उपयोग वर्गीकरण पढ़ना है। ये क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का वर्गीकरण है, वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकार, लगभग प्रकार तो हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे और कुछ जो बच गए हैं वो एक तो हम इस वीडियो में देख लेंगे। अगला है फसल ऋतुएं। अगली है फसल ऋतुएं और उसके बाद में आएगा प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें इस वीडियो में सबसे जो लंबा जो पार्ट है वो यही प्रमुख फसलें हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने को देखना है भू उपयोग वर्गीकरण। तो भू उपयोग वर्गीकरण मतलब क्या, मतलब सिर्फ इतना सा ये है भू उपयोग वर्गीकरण का कि मान लीजिए हमने भारत में कोई भूमि ली या कोई भूमि का टुकड़ा है, मतलब हमने पूरे भारत की जितनी भी भूमि है उसको हमने लिया। मान लीजिए ये भारत है, इस जैसा भी एक बार के लिए भारत है। तो इस पूरे भारत पे जो भी भूमि है उस भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, इस भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, उसके आधार पर हमने इस भूमि उपयोग वर्गीकरण को 9 भागों में बांटा। यानी कि भारत में जो भूमि है उसका उपयोग 9 प्रकारों से हो रहा है, 9 तरह से हो रहा है। तो वो कौन कौन से 9 पार्ट हैं, तो सबसे पहले जो इसके अंतर्गत आएगा वो आएगा वनों के अधीन क्षेत्र। वो आएगा वनों के अधीन क्षेत्र। सबसे पहला वनों के अधीन क्षेत्र मतलब वो वाला क्षेत्र जिस पे वन लगे हुए वो वनों के अधीन क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड आएगा वो होगा बंजर व व्यर्थ भूमि। अगला है बंजर व व्यर्थ भूमि। बंजर व व्यर्थ भूमि। तीसरा जो पार्ट आएगा उसका नाम आएगा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। अगला है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। चौथा जो आएगा वो आएगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। चौथा आएगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसका नाम होगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। उसके बाद में अगला जो आएगा उसका नाम होगा पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि। छठा जो है उसका नाम है वर्तमान प्रतिभूमि। सातवां जो है उसका नाम आ जाएगा स्थायी चारागाह क्षेत्र। स्थायी चारागाह क्षेत्र। आठवां जो पार्ट आएगा उसका नाम आ जाएगा तरु फसलों व उद्यान के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र शामिल होगा उसको हम 8वें वर्गीकरण के अनुसार देखेंगे। और 9वां जो होगा वो होगा अपना निवल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र। तो कुल मिला के हमने हमारे जो भारत में जितनी भी भूमि है उसका उपयोग 9 प्रकार से हो रहा है। तो पहला जो प्रकार है उसका नाम है वनों के अधीन क्षेत्र। यानी कि बहुत सारी ऐसी भूमि है भारत में जो वनों के अधीन है, जिस पे वन लगे हुए हैं, तो वो वनों के अधीन क्षेत्र में आ जाएगी। कुछ भूमि है जो बंजर है और जो व्यर्थ है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भी है। तो जो बंजर व जो व्यर्थ भूमि है वो सेकंड प्रकार है। तीसरा प्रकार है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त, यानी कि मकान, दुकान या जितनी भी चीज़ें और जो मतलब
हमारे रहने के लिए घर वगैरह ये सब कुछ है वो गैर कृषि कार्यों में आ जाएगा। फिर जो चौथा होगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि उस पर कृषि की जा सकती है लेकिन उस पर कृषि नहीं की जा रही है तो वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हो जाएगी। फिर पुरातन प्रतिभूमि, यानी कि जो पुराने टाइम से उस भूमि को प्रति छोड़ दिया गया यानी खाली छोड़ दिया गया वो वाली भूमि। और फिर हो जाएगी वर्तमान प्रतिभूमि, यानी जो हाल फिलहाल 1-2 सालों के अंतर्गत जिसे खाली छोड़ा गया है वो वाली भूमि। फिर स्थायी चारागाह क्षेत्र, स्थायी चारागाह क्षेत्र को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, तो ये वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद में तरु फसलों व उद्यानों के अंतर्गत जितना क्षेत्र शामिल हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर 9वां जो है वो निवल बोया गया क्षेत्र है। 9वां निवल बोया गया क्षेत्र है, यानी टोटल कितने भाग पे कृषि हो रही है ये वो वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से भारत के जो भू उपयोग है उसको 4 भागों में बांटा गया, 9 भागों में बांटा गया है। तो हमने देख लिया भू उपयोग वर्गीकरण, 9 भागों के अंतर्गत भारत में जितनी भी भूमि उपयोग है उसको बांटा गया है। अगला है प्रकार। तो अब अपने को देखने हैं भारतीय कृषि के कुछ प्रकार। लगभग चीज़ें हमने देख ही ली थी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कौन से प्रकारों का वर्णन करने वाले हैं। जैसे पहली तो निर्वाह कृषि थी, तो निर्वाह वाला मैंने आपको टेबल बताया था कि निर्वाह कृषि है। फिर उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो आदिम निर्वाह कृषि और एक गहन निर्वाह कृषि। तो जो आदिम निर्वाह कृषि है इसके भी 2 प्रकार हो जाएंगे, गहन निर्वाह कृषि है इसके भी 2 प्रकार हो जाएंगे। आदिम निर्वाह कृषि के 2 प्रकार कौन से होंगे, एक तो स्थानांतरित कृषि और एक स्थायी कृषि। अगला गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत चावल प्रधान कृषि और गेहूं प्रधान कृषि। ठीक है, तो पहला तो ये प्रकार हो जाएगा निर्वाह कृषि का। फिर सेकंड जो हमें इसमें देखना है वो है आर्द्र व शुष्कता के आधार पर कृषि के क्या प्रकार हैं। आर्द्रता व शुष्कता के आधार पर भारत में कृषि के क्या प्रकार हैं, तो ये बस 2 सेकंड की बात है, इसको अपने बता देते हैं। एक तो है इसके अंतर्गत सिंचाई कृषि और एक इसका अंदर प्रकार है वो है वर्षा निर्भर कृषि। जो सिंचाई कृषि है इसको अपने अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना तो सिंचाई कृषि वो है जिसके अंदर जिसे हम नहरी कृषि कहते हैं, और जो वर्षा निर्भर है उसे हम बरानी बिरानी जो कहते हैं वो वाली कृषि है। तो वो वाली कृषि जिस पे अपने सिंचाई कर रहे हैं वो वाली कृषि हो जाएगी नहरी कृषि, और जो भगवान भरोसे या वर्षा भरोसे उसे अपने कह देंगे बरानी या वर्षा निर्भर कृषि। तो जो सिंचाई कृषि है इसके भी 2 प्रकार हैं आगे। एक तो है रक्षा सिंचाई कृषि और एक है उत्पादक सिंचाई कृषि। तो रक्षा सिंचाई कृषि का मतलब ये हुआ कि जो भी फसल है उनको सिर्फ इतनी सिंचाई दो कि उससे वो नष्ट ना हो जाए। मतलब ये चाह रहे हैं कि कम से कम, ये मतलब खुद का सेल्फ डिफेंस करने में लगे हुए हैं कि भाई रक्षा करने में लगे हुए हैं कि भाई हमारी जो फसल है वो उजड़ मच जाए, वो बची रहे। और उत्पादक सिंचाई कृषि मतलब ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई दो जिससे कि जो उत्पादकता है वो बढ़ सके, तो ये उत्पादकता वाली हो जाएगी सिंचाई कृषि। उसी प्रकार वर्षा निर्भर कृषि के 2 प्रकार है, एक तो शुष्क और एक आर्द्र। ठीक है, तो हमने देख ही लिया सब कुछ। तो आर्द्रता व शुष्कता के आधार पर सिंचाई और वर्षा निर्भर सिंचाई हो जाएगी रक्षा सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। वर्षा निर्भर कृषि हो जाएगी शुष्क भूमि और आर्द्र भूमि के रूप में। ठीक है, तो हमने भू उपयोग वर्गीकरण देख लिया है, भारत में कृषि के प्रकार देख लिए हैं। आगे हम फसल ऋतुएं देखने वाले हैं। फसल ऋतु तो आप सबको पता ही है, वही फसल ऋतुएं खरीफ रबी जायद। तो पहली आ जाएगी खरीफ, अगली सेकंड आ जाएगी रबी, तीसरी आ जाएगी जायद। खरीफ के अंदर कुछ याद रहे ना रहे, इतनी बात ज़रूर याद रहनी चाहिए कि खरीफ के अंदर आएगा चावल, रबी के अंदर आएगी गेहूँ, और जायद के अंदर जितनी भी अपने ऐसे ककड़ी खीरा ये जितनी भी मतलब फल वाली चीज़ें ये सारी इसी के अंतर्गत, ककड़ी खीरा ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, तरबूज खरबूज ये सारी जायद के अंदर आएगी। तो खरीफ वाली जून जुलाई के अंदर बोई जाती है और अब अक्टूबर नवंबर के अंदर इसको काटा जाता है। फिर रबी की जो फसल है उसको भी अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है और उसके बाद में मई अप्रैल के अंदर इसको काटा जाता है। फिर जायद आ जाएगी, वो बचे हुए भाग में आ जाएगी। ठीक है,
तो कुल मिला के अपने भू उपयोग वर्गीकरण देखा 9 प्रकार से, फिर भारतीय कृषि के प्रकार देखे, लगभग प्रकार अपने पिछले वीडियो में देख चुके थे। इसमें सिर्फ अपने आर्द्रता के और शुष्कता के आधार पर कृषि को देखा है। फिर अपने फसल ऋतुएं, तो फसल ऋतुएं 3 देखी है। फिर इसके बाद में अपने को प्रमुख फसलें पढ़नी है, ठीक है। तो पहले आगे से पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत में भू उपयोग वर्गीकरण, तो मैंने बताया था वनों के अधीन क्षेत्र है, बंजर व अयोग्य व्यर्थ भूमि है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है। गैर कृषि कार्यों में जहाँ पे मकान, दुकान, ये सारी चीज़ें लगी होगी वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है। फिर कृषि योग्य बंजर भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। फिर स्थायी चारागाह, जिसे साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं, वो वाली है। और एक है वर्तमान प्रतिभूमि, एक है पुरातन प्रतिभूमि, और एक है नेट सोन भूमि, यानी निवल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र। और इसने एक पता नहीं कौन सा शामिल नहीं किया है, वो अपने देख लेते हैं कौन सा शामिल नहीं किया है इसने। तो इसने तरु फसलों और उद्यानों के अंतर्गत वाला वो शामिल नहीं किया है, ठीक है। तो भारत में भू उपयोग वर्गीकरण और 8-9 इसके अंतर्गत प्रकार है, इसके 9 प्रकार हैं। उसके बाद में भारत में फसल ऋतुएं, तो खरीफ, रबी, जायद। खरीफ जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। मुख्य फसलें, मुख्य फसल अगर इसके अंदर देखें तो कपास और चावल हो गए। और रबी के अंदर मुख्य फसल गेहूँ होगी, और ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। फिर जायद, इसका ये है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। फिर मूंग, ककड़ी, खीरा, गाजर, मूली, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रमुख फसलों के रूप में आ जाएगी। फिर अपने को अब जो पढ़ना है वो है भारत में प्रमुख फसलें। भारत में प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो भारत में अपने को वैसे तो इन दोनों किताबों के अंदर कुल मिला के, NCERT और RBSE की दोनों किताबों के अंदर कुल मिला के लगभग 12 के आसपास फसलें दे रखी है। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को इतना तामझाम ना करते हुए सिर्फ 5 ही फसलें पढ़नी है। तो वो 5 फसलें कौन कौन सी है? पहली फसल है चावल, दूसरी फसल है गेहूँ, चावल, दूसरी फसल गेहूँ, तीसरी फसल कपास, चावल, गेहूँ, कपास। फिर चौथी फसल आ जाएगी गन्ना, और 5वीं आ जाएगी चाय। तो इन्हीं सारों को अपने को पढ़ना है। ये सिर्फ 5 ही फसलें, इनको पढ़ना है। तो अपने सबसे पहले अब चावल को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ लेते हैं चावल को। देखो, जो चावल है ना, एक रूसी विद्वान हुआ था, एक रूस का एक विद्वान हुआ था, उसका नाम था वेविलोव। उसका नाम था वेविलोव। तो जो रूसी विद्वान वेविलोव है, इसने ये बताया था कि जो पूरे विश्व में जो कृषि है ना, उसका उद्भव कहाँ कहाँ से हुआ है, मतलब कृषि का जो मूल स्थान है या कृषि जहाँ से उत्पन्न हुई है वो कौन कौन सी जगह है। तो उसने कुल मिला के कृषि के 8 क्षेत्र बताए थे कि इन जगहों से पूरी दुनिया में कृषि पहले उत्पन्न हुई, फिर दुनिया के बाकी भागों में फैली। तो जो 8 भाग थे उनमें से एक इसने भारत भी बताया था कि भारत वो क्षेत्र रहा है जिसके अंतर्गत जो कृषि है उसका उद्भव हुआ है, और फिर बाकी जो पूरी दुनिया है उनके भागों में फैला है, ठीक है। तो इसने रूसी विद्वान वेविलोव ने 8 जगह निर्धारित की थी, उसमें से एक भारत भी था, और भारत भी था। तो इसने जो है, तो इसी रूसी विद्वान वेविलोव ने चावल को भी, चावल का जो मूल स्थान है वो भारत में बताया था, ठीक है। तो चावल का मूल स्थान भारत में बताया था रूसी विद्वान वेविलोव के अनुसार। उसके बाद में देखते हैं चावल पूरे भारत में, पूरे विश्व का 22.07% जो चावल है वो भारत उत्पादित करता है, और चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत है। चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत है। पूरे विश्व का 22.07% भारत चावल उत्पादित करता है, चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। और इस चावल के लिए जो जलोढ़ चिकनी मिट्टी है वो उपयुक्त रहती है, ठीक है। तो चावल के लिए जलोढ़ चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। चीन के बाद दूसरे स्थान पे है भारत पूरे विश्व में, और 22.07% भारत चावल उत्पादित करता है पूरे विश्व का। और जो वेविलोव के अनुसार जो मूल स्थान, चावल का जो मूल स्थान है वो भारत था, ठीक है। अब इसमें अपने को देखना है कौन कौन से राज्य हैं।
तो सबसे पहला जो राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है, इसमें भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित किया जाता है, यानी कि चावल उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 3 फसलें ली जाती है चावल की, जिसे अमन, ओस, बोरो कहते हैं। अमन, ओस, बोरो कहते हैं। ठीक है, अमन, ओस, बोरो कहते हैं। फिर उसके बाद में जो सेकंड है, पश्चिम बंगाल के बाद में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत में, दूसरा स्थान है। फिर जो तीसरा स्थान है वो है अपने आंध्र प्रदेश का। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का। चौथा जो स्थान है वो है पंजाब का। चौथा स्थान है पंजाब का। पंजाब परंपरागत रूप से गेहूं उत्पादक राज्य था, यानी कि पंजाब में पहले गेहूं होती थी, लेकिन जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के बाद से पंजाब के अंतर्गत चावलों ने वृद्धि की है। मतलब ठीक है, पांचवा जो राज्य है उसका नाम है बिहार। पश्चिम बंगाल के अंदर तो चावल की 3 फसलें ली जाती है, अमन, ओस, बोरो, लेकिन जो बिहार है उसके अंदर चावल की 2 फसलें ली जाती है। फिर उसके बाद में छठा है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंतर्गत जो एक ज़िला है तमिलनाडु का, तंजावुर, उसमें सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित होते हैं। फिर सातवां है मध्य प्रदेश। सातवां है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश है वो, उसमें नर्मदा और तापी नदी की घाटियों के बीच, नर्मदा व तापी की घाटियों के बीच जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत कृषि होती है चावल की। ठीक है, तो नर्मदा और तापी वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको भारत के अपवाद तंत्र के रूप में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला है चावल। चावल का मूल स्थान वेबीलोव के अनुसार भारत है और 22.07% भारत पूरे विश्व का चावल उत्पादित करता है। चीन के बाद दूसरे स्थान पर है भारत, इसके लिए जलोढ़ चिकनी मिट्टी चाहिए। पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान रखता है। अमन, ओस, बोरो 3 किस्में ली जाती है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत चावल की। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान, आंध्र प्रदेश का तीसरा। पंजाब जो है वो परंपरागत रूप से गेहूं उत्पादक राज्य था, परंतु जो हरित क्रांति के बाद है इसमें चावल ज़्यादा होने लगे। फिर है बिहार। बिहार के अंतर्गत 2 फसलें ली जाती है। फिर है तमिलनाडु, जिसका तंजावुर जिला है वो राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित करता है। फिर है मध्य प्रदेश, जहाँ नर्मदा व तापी नदियों की भ्रंश घाटियों के बीच चावल की कृषि की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं एक बार। गेहूँ भारत की मुख्य खाद्य फसल है। विश्व में गेहूँ उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। रबी फसल है। अभी मैंने आपको बताया था कि रबी फसल है। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान का स्थान आता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ बोई जाती है। फिर है कपास और चाय। एक मिनट इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। वैश्विक दर्जा भारत दूसरे स्थान पर चीन के बाद। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय पौधा है चावल। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश, चौथे पे पंजाब, फिर 5वें पे बिहार और छठे पे तमिलनाडु और 7वें पे मध्य प्रदेश। आगे है कपास और चाय। कपास विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश भारत है। कपास एक महत्वपूर्ण फसल है। इसके उत्पादक राज्य आप देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर चाय, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। देखो, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है, लेकिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश भारत है। तो भारत जो निर्यात की दृष्टि से है, क्योंकि भारत में एक तो लोग खुद ही चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो असम में जितनी भी चाय होती है वो लगभग तो अपने भारत के अंतर्गत ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो हम निर्यात बहुत कम कर पाते हैं। तो इस दृष्टि से भारत दूसरा राज्य है, पहला चीन है। मतलब चीन निर्यात कर देता है क्योंकि उसके खुद के देश के अंदर उतनी खपत नहीं है। हमारे देश के अंदर लोग खुद चाय पीते हैं तो उतना ज़्यादा हम निर्यात नहीं कर पाते, तो हम दूसरे स्थान पे हैं। उत्पादन की दृष्टि से पहला और निर्यात की दृष्टि से दूसरा। इसके अंदर असम में सबसे ज़्यादा, असम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा चाय होती है। फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर हिमाचल, तो शायद नहीं होगा। आगे देखते हैं अन्य प्रमुख फसलें जो अपने को नहीं पढ़नी है कुल मिला के। फिर भारत में हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में शुरू हुई।
ये तो शायद गलती दे रखा है, ठीक है। फिर है एक जैविक खेती। जैविक खेती एक प्राकृतिक कृषि प्रणाली है जो रसायन मुक्त खाद्य उत्पाद पर आधारित है। ये कहती है कि उर्वरकों पर नियंत्रण होगा, कीटनाशकों पर नियंत्रण होगा, फसल चक्र को दोहराया जाएगा और प्राकृतिक खाद्य सामग्री जैसे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट आदि का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो जैविक खेती के बहुत सारे लाभ हैं। पर्यावरण संरक्षण होता है, टिकाऊ कृषि है, निर्यातमान होता है, किसान की आय में वृद्धि होती है, भूमि का स्वास्थ्य है वो बढ़ता है, लोगों का स्वास्थ्य बढ़ता है और स्वस्थ खाद्य भी आपको मिलता है, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया हमारी भारतीय कृषि। अगले वीडियो में हम प्राथमिक व्यवसाय और कृषि से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।